अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास जारी है, जिसमें इस बार सबसे अहम मौज़ूआत गज़ा की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल हैं। कल सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के रहनुमाओं से मुलाकात की। जबकि दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान एक गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई, जिसके दौरान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी उनके हमरा थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात का मौजू गज़ा में जंग के बाद की सूरत हाल और अमन कायम करने के लिए मुस्लिम ममालिक की जानिब से मुमकिना फ़ौजी दस्तों की तैनाती थी। अगर इस हवाले से पेशरफ्त होती है तो इंडोनेशिया पहले ही 20,000 फ़ौजी भेजने का ऐलान कर चुका है, जबकि इस हवाले से पाकिस्तान का किरदार भी अहम समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ना सिर्फ सदर ट्रंप से होने वाली इस मुलाकात में शरीक थे, बल्कि जुमेरात को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से उनकी एक अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। इस दौरान फ्रांस और बरतानिया समेत कई मगरबी ममालिक 2 रियासती हल की हिमायत में अमरीका और इसराइल के मुखालिफ खड़े हैं, लेकिन सदर ट्रंप इस हवाले से इसराइल के सख्त मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत कर रहे हैं और अपने ही मगरबी इत्तेहादियों पर तनकीद कर रहे हैं। इसराइली हठधर्मी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जबकि कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक एक बार फिर धमकी दी, जिस पर ईरानी सुप्रीम लीडर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर सलाहियतों को बमबारी करके ख़त्म कर दिया है और अब ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद कल एक तकरीब से खिताब करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल दिया और अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए कि अमरीका ने मुज़ाकरात का नतीजा पहले ही तय कर रखा है। वो सिर्फ उसी सूरत में मुज़ाकरात चाहते हैं कि जब नतीजा ईरान के जौहरी प्रोग्राम और अफजोदगी के खात्मे पर ख़त्म हो। इसका मतलब ये है कि हम अमरीका के साथ मुज़ाकराती मेज़ पर बैठकर वो जो भी मांगें उसे कबूल कर लें। ये अब कोई मुज़ाकरात नहीं रहे, ये एक डिक्टेशन है। तरफ अमेरिकाई पीशापीश नतीजे मुज़ाकरात रो मुअय्यन करदे خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنیسازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم. इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर के एक्स अकाउंट से जारी होने वाली मुख्तलिफ पोस्ट में लिखा है कि आज हम यूरेनियम की अफजोदगी के लिहाज से एक आला सतह पर हैं। जो ममालिक जौहरी हथियार बनाना चाहते हैं वो अफजोदगी 90% तक ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं है और हमने जौहरी हथियार ना बनाने का फ़ैसला कर रखा है, इसलिए हमने अफजोदगी 60% तक पहुँचाई है। हम अफजोदगी के मामले में दबाव के आगे नहीं झुके और ना ही झुकेंगे। दूसरे मामलात में भी हम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। इस सारी सूरत हाल में कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने अहम अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गज़ा की सूरत हाल पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। इसके अलावा मुलाकात में तुर्क सदर रिदवान और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी समेत इंडोनेशिया, मिस्र, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमा भी शामिल थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस मुलाकात को अपनी सबसे अहम मुलाकात करार दिया था, जबकि मुलाकात के बाद उन्होंने इसे कामयाब करार दिया। We had a very good meeting concerning Gaza. It was a very successful meeting with all of the big players, except for Israel, but that's going to be next. And I think we can work something out on Gaza. But it was a very good meeting with great leaders. इसी तरह तुर्क सदर एर्दोआन ने भी मुलाकात के बाद कहा कि वो इसके नताइज से खुश हैं। सारी सूरत हाल में इस मुलाकात की ताहाल तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ताहम अल जज़ीरा ने इस हवाले से लिखा है कि इस मुलाकात की तफसीलात अभी तक शाया नहीं की गई हैं, जिसमें मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं ने शिरकत की थी। ट्रंप ने इन रहनुमाओं के बारे में कहा था कि ये वो ग्रुप है जो ये काम कर सकता है, जबकि अमरीकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा में फ़ौजी दस्ते भेजने पर राज़ी हो जाएँ ताकि इसराइल के इनखला को मुमकिन बनाया जा सके और अबूरी और तामीर नौ के प्रोग्राम्स के लिए फ़ंड्स को यकीनी बनाया जा सके। अमाराती सरकारी खबर रसाई एजेंसी वाम ने बुध को कहा कि मुलाकात का मरकज़ी नुक्ता गज़ा में जारी जंग को ख़त्म करना और मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचना था और ये भी बताया कि कैदियों की रिहाई और बिगड़ते हुए इंसानी बहरान को तरजीही मामलात के तौर पर ज़ेरे बहस लाया गया। इतलात के मुताबिक इसराइल का ज़ेर बहस मंसूबे में कोई किरदार नहीं था, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मंसूबे की तफसीलात से आगाह कर दिया गया था। ख्याल किया जा रहा है कि इस मंसूबे में मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किसी किरदार का तस्वुर किया गया है जिसे इसराइल
बार बार नाकाबिल कबूल करार दे चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं मुस्लिम ममालिक गजा में इसराइल के इनखिला को यकीनी बनाने के लिए अपने फौजी दस्ते भेजें। इस तनाजुर में बाकी अहम मुस्लिम ममालिक की तरह पाकिस्तान का भी अहम किरदार समझा जा रहा है, जबकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया पहले ही गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने का ऐलान कर चुका है। ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और जनरल असेंबली फैसला करते हैं तो उनका मुल्क गजा या किसी और जगह अमन कायम करने के लिए 20,000 या इससे ज़ायद फौजी भेजने के लिए तैयार है। Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. इस सारी सूरत हाल में जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप गजा में मुस्लिम ममालिक के फौजी दस्तों की तैनाती चाहते हैं, ऐसे में कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। और इस मुलाकात के हवाले से कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को हुक्काम पाक अमरीका ताल्लुकात को दोबारा दुरुस्त सिमत में लाने की नई कोशिश का हिस्सा करार दे रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए न्यूयॉर्क से वाशिंगटन का मुख्तसर दौरा करेंगे। ये व्हाइट हाउस में जुलाई 2019 में सदर ट्रंप और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात के बाद किसी अमरीकी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान पहली मुलाकात होगी। साबिक सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था, हता कि उन्होंने किसी वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात तक नहीं की। व्हाइट हाउस मदऊ करना तो दूर की बात है। ताहम जनवरी में सदर ट्रंप के मनसब संभालने के बाद से पाक अमरीका ताल्लुकात में एक ड्रामाई और गैर मुतवक्के तब्दीली आई है और शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नुमायां गर्मजोशी के पस मंज़र में हो रही है। इस साल जून में सदर ट्रंप ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में एक गैर मामूली 1-on-1 मुलाकात भी की थी, जो इस बात का इशारा था कि ट्रंप के ज़्यादा ट्रांजेक्शनल लेकिन इंगेजमेंट के खुले अंदाज ने बाइडेन इंतजामिया के सर्द रवैये की जगह ले ली है। सिफारती मुबस्सिरीन इस मुलाकात को ताल्लुकात की बहाली के इस अमल का तसलसल करार दे रहे हैं। इस अमल से वाकिफ एक सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार के मुताबिक जून में आर्मी चीफ की मुलाकात के ऑप्टिक्स बहुत अहम थे। ये मुलाकात उस ओपनिंग को बाज़ाब्ता हैसियत देती है। ट्रंप इंतजामिया भारत के साथ अपने ताल्लुकात पर भी दोबारा गौर कर रही है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका को भारत की तिजारती रुकावटों और रूस की तरफ झुकाव पर बढ़ती हुई मायूसी का सामना है। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में हालिया कशीदगी ने पाकिस्तान के लिए ये मौका पैदा कर दिया है कि वो खुद को एक मुफीद पार्टनर के तौर पर पेश करे, ख़ास तौर पर इलाकाई सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी के मामलात में। पाकिस्तान के हुक्काम का मानना है कि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल बशमूल अफगानिस्तान, इंसदादी दहशतगर्दी ताउन और तिजारती मौक़े पर बातचीत होगी। ताहम तज्ज़ियाकार खबरदार करते हैं कि अगरचे ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ रवाबित बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन ये बहाली अभी गैर यकीनी है। इसके अलावा जनूबी एशिया उमूर के माहिर अमरीकी तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल व्हाइट हाउस का दौरा मुतवक्के है। ये 2019 में इमरान खान की ट्रंप से मुलाकात के बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का पहला व्हाइट हाउस विजिट होगा। फ़र्क यह है कि इस बार अमेरिका को कम अज़ कम फ़िलहाल ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में हकीकी दिलचस्पी है, जबकि पिछली बार मुलाकात ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से इनखला के हवाले से थी। सारी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया जनरल असेंबली से एक चीज़ वाज़ेह हो रही है, और वो ये है कि गज़ा में इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ अमेरिका के अहम मगरबी इत्तेहादी अब खुलकर अमेरिका और इसराइल के सामने आ गए हैं। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि गज़ा की जंग पर अमेरिका के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी फ्रस्ट्रेशन इस हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खुलकर सामने आ गई, जहां अमरीकी इत्तेहादियों ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया, जो सदर ट्रंप की मशरिक़ वुस्ता पॉलिसी के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। अपने दूसरे दौरे सदारत के आगाज़ में इसराइल और हमास के दरमियान जंग
जल्द खत्म करने का वादा करने के बाद अब ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ सिर्फ एक तमाशाई नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस्राएली फौज फलस्तीनी इलाके में अपनी जारियत बढ़ा रही है और ट्रंप अमेरिका के करीबी इत्तेहादी यानी इस्राएल को काबू में करने से हिचकिचा रहे हैं। इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू ने इस माह के शुरू में कतर में हमास के रहनुमाओं पर अचानक हमला करके ट्रंप को हैरान कर दिया था, जिससे ट्रंप इंतजामिया की गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के ताज़ा तरीन मंसूबे तकरीबन नाकाम हो गए। इसके बाद इसराइल ने गजा सिटी में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे अमेरिका ने बगैर किसी एतराज़ के कबूल कर लिया। हालांकि साहिली पट्टी में बढ़ते हुए इंसानी बहरान पर दुनिया भर से मजम्मत हो रही है और फिर ट्रंप की वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत अमेरिका के कई इत्तेहादियों ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से पहले और इसके दौरान फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया, जो एक ड्रामाई सिफारती तब्दीली थी। वाशिंगटन के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के सीनियर रुकन ब्रायन किटोलस के मुताबिक ट्रंप खित्ते में कोई बड़ी पेशरफ्त या कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं, ख़ास तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन के अहम मसले पर। और हकीकत में हालात उस वक्त से बदतर हैं जब वो मनसब पर आए थे। ऐसे में अब जब तकरीबन 2 साल पुरानी जंग के ख़त्म होने के इम्कानात पहले से कहीं ज़्यादा दूर दिखाई देते हैं, तो ट्रंप को नज़रअंदाज किए जाने से उनके बार बार के इस दावे पर शकूक व शुबहात मज़ीद बढ़ गए हैं कि वो एक अजीम पीस मेकर हैं और नोबेल अमन इनाम के मुस्तहिक हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मंगल को कहा कि अगर ट्रंप वाकई नोबेल इनाम जीतना चाहते हैं तो उन्हें गजा में जंग ख़त्म करनी होगी। मैक्रोन ने न्यूयॉर्क से एक फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में बताया कि एक शख्स है जो इस बारे में कुछ कर सकता है और वो है अमरीकी सदर ट्रंप। और वजह यह है कि वो हमसे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम वो हथियार नहीं फराहम करते जो गजा में जंग जारी रखने की इजाज़त देते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि कुछ तज्ज़ियाकारों का मानना है कि नेतन्याहू पर अमेरिका के दबाव का इस्तेमाल करने से ट्रंप की हिचकिचाहट इस बात का एहसास है कि रूस और यूक्रेन की जंग की तरह ये तनाज़ा भी उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और हल ना होने वाला है जितना ट्रंप तस्लीम करते हैं। कुछ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक ये एक गैर एलानिया एतराफ़ है कि नेतन्याहू वही करेंगे जो वो अपने और इसराइल के मफाद में समझेंगे और अमेरिकी सदर ट्रंप के पास इसे बदलने के लिए ज़्यादा कुछ करने का इख्तियार नहीं है। जबकि कुछ का अंदाज़ा है कि ट्रंप मशरिक़ वस्ता से अपनी तवज्जो हटाकर अपने मकामी मसाइल में उलझ गए हैं, जैसा कि क़दामत पसंद कारकुन साथी चार्ली कर्क के हालिया कत्ल, जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल के मुसलसल असरात और सदर ट्रंप का डेमोक्रेट्स की क़यादत वाले शहरों में नेशनल गार्ड के दस्ते भेजना, जिन्हें वो जराइम के ख़िलाफ़ मुहिम करार देते हैं। अगरचे ट्रंप हालिया दिनों में गजा से मुताल्लिक कम मुतहरिक नजर आ रहे हैं, लेकिन मंगल को उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान से मुलाकात की। और एक्सियोस के मुताबिक तवक्को की जा रही थी कि वो गजा में जंग के बाद की हुक्मरानी के लिए अमरीकी तजावीज़ पेश करेंगे, जिनमें हमास को शामिल न किया जाए, और अरब मुस्लिम ममालिक पर जोर देंगे कि वो सिक्योरिटी फराहम करने में मदद के लिए फ़ौजी दस्ते भेजने पर आमादा हो जाएँ। अगरचे ट्रंप ने बाज़ मौक़े पर नेतन्याहू के जंग को संभालने के तरीक़े पर बेसब्री जाहिर की है, लेकिन उन्होंने मंगल को अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में वाज़ेह कर दिया कि वो इसराइल के लिए अपनी मजबूत हिमायत से पीछे हटने या दीगर ममालिक के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ़ैसले से मुतासिर होने के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसे ऐलानात सिर्फ तनाज़े को मज़ीद बढ़ाते हैं, क्योंकि यह हमास को उन खौफनाक मज़ालिम पर इनाम देने के मुतरादिफ हैं, जबकि फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ने इस बात पर जोर दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तवील तराजे के 2 रियासती हल के इम्कानात को महफूज रखने और गजा की जंग ख़त्म करने में मददगार होगा। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तकरीर करने वाले रहनुमाओं ने ट्रंप को बराह रास्त उनके मौक़िफ़ पर तनक़ीद का निशाना नहीं बनाया, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों ने अमरीकी सदर के लिए एक वाज़ेह पैगाम देखा। वाशिंगटन में जॉन हॉपकिंस स्कूल फॉर एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज़ की मशरिक़ वस्ता उमूर की माहिर लॉरा ब्लूमेनफील्ड के मुताबिक ये सब कुछ ट्रंप पर मुनहसिर है, जो सिर्फ एक लफ्ज़ कहकर इसराइल के वज़ीर आज़म को यह जंग ख़त्म करने पर मजबूर कर सकते हैं, और वो लफ्ज़ है इनफ। अमरीका इसराइल को सबसे बड़ा हथियार फराहम करने वाला मुल्क है और तारीखी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों में उसकी सिफारती ढाल भी रहा है। पिछले हफ्ते अमरीका ने सलामती काउंसिल की उस करारदाद को भी वीटो कर दिया जिसमें गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। ताहम ट्रंप ने फिलहाल ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि वो दबाव के उन ज़राए को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तक कि जब इसराइल ने अमरीका के इत्तेहादी कतर के इलाके में हमास के एक दफ्तर पर बमबारी की
तब भी ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर एक कशीदा गुफ्तगू की, लेकिन फिर कोई अमली कदम नहीं उठाया। ऐसे में चाहे कितने ही ममालिक फ़लस्तीनी आज़ादी को तस्लीम कर लें, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए सलामती काउंसिल की मंजूरी दरकार होगी, जहां अमेरिका के पास वीटो का इख्तियार है। फिर भी कुछ तज्ज़ियाकार इस इम्कान को रद्द नहीं करते कि नेतन्याहू शायद ट्रंप के सब्र को आजमाने में कामयाब हो जाएं। दोहा में इसराइली हमले ने ट्रंप की उन उम्मीदों को कमज़ोर कर दिया कि मज़ीद खलीजी रियासतें अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होंगी, जो उनकी पहली इंतज़ामिया की एक बड़ी कामयाबी थी, जिसके तहत कई अरब ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इसराइल अब मकबूजा मगरबी किनारे के कुछ हिस्से जम करने पर गौर कर रहा है, जिससे फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की आलमी कोशिशें मज़ीद बढ़ सकती हैं। इसराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा दाएं बाजू की हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, जबकि वो हमास के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने धमकी दी है कि अगर इसराइल मगरबी किनारे के इंज़माम को आगे बढ़ाता है तो वो अब्राहम अकॉर्ड्स में अपनी रुकनीत मुअत्तिल कर देगा, जबकि मशरिक़ वस्ता के उमूर के ज़्यादातर माहिरीन का कहना है कि ऐसा इक़दाम खलीजी ताकत सऊदी अरब की शमूलियत के इम्कानात को भी बंद कर देगा, और ये कि नेतन्याहू गालिबन ट्रंप की मंजूरी के बगैर ऐसा नहीं करेंगे, जो अब तक गैर वाज़ेह रवैया अपनाए हुए हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए साबिक अमरीकी नाइब नेशनल इंटेलिजेंस अफसर जोनाथन पेनिकॉफ ने कहा कि ट्रंप अवामी सतह पर नेतन्याहू को वो करने देंगे जो वो सही समझते हैं, ख़ास तौर पर गज़ा में, लेकिन निजी सतह पर सदर ट्रंप और उनकी टीम दबाव डाल सकते हैं। अमेरिका के अहम मगरबी इत्तेहादी एक के बाद एक करके आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम तो कर रहे हैं, मगर इसका अमली तौर पर क्या असर होगा, और अगर ये रियासत बन जाती है तो इसकी क़यादत कौन करेगा? इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया, लेकिन अमरीकी मुखालफत और इसराइली मज़ाहमत के दरमियान इस फ़लस्तीनी रियासत की हकीकत बनने के इम्कानात काफ़ी दूर हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि हकीकत में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना एक सिफारती ऐलान है, जिसका मकसद दो रियासती हल के विजन को बचाना है, ताकि इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान दहाइयों पुराने तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इस हफ्ते कहा कि ये एक काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत बनाने का रास्ता है, जो एक महफूज इसराइल के साथ साथ वजूद रखेगा। लेकिन केयर स्टारमर समेत दीगर रहनुमा इस बात का एतराफ़ करते हैं कि फ़िलहाल ये विजन बहुत दूर है, क्योंकि इसराइल सख्ती के साथ किसी भी शक्ल में फ़लस्तीनी रियासत को मानने से इनकार करता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर ये ममालिक अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि ये ज़्यादातर गज़ा की सूरत हाल और इसराइली फ़ौजी कार्रवाई के रद्द अमल में है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने जुलाई में कहा था कि उनकी फ़ौरी तरजीह गज़ा में तनाज़ा ख़त्म करना और तशद्दुद के हिसार को तोड़ना है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि हमें आखिरकार फ़लस्तीनी रियासत बनानी होगी, इसकी बका को यकीनी बनाना होगा और इसकी गैर फ़ौजी हैसियत को कबूल करके और इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हुए इस फ़लस्तीनी रियासत को पूरे मशरिक़ वस्ता में सबकी सलामती में किरदार अदा करने के काबिल बनाना होगा। इसी तरह के यूरोपीय ममालिक के अंदरूनी हालात भी इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर प्रो फ़लस्तीन रैलियाँ निकली हैं और गज़ा में तबाही और भूख के बाइस अवामी राय इसराइल के ख़िलाफ़ हो गई है। इनमें से कई ममालिक में बड़ी मुस्लिम आबादी भी मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मंगल को कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल उन ममालिक का अपने अंदरूनी सियासत पर रद्द अमल है, जबकि इस मामले पर इसराइली मौक़िफ़ को दोहराते हुए ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल दहशतगर्दी को इनाम देने के मुतरादिफ है। और कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने ख़ुद भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया था। इसके अलावा यूरोपीय हुकूमतों और दीगर का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना एक तवील मुद्दती अमल का हिस्सा है, जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात और गज़ा में जंगबंदी के 1 साल के अंदर नए इंतख़ाबात शामिल होंगे। अहम बात यह है कि इस फ़लस्तीनी रियासत की क़यादत कौन करेगा? इस हवाले से CNN की रिपोर्ट में लिखा है कि यह बात बहुत से नामालूम पहलुओं में से एक है। मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास 89 साल के हो चुके हैं। अप्रैल में उन्होंने अपने करीबी साथी हुसैन शेख को अपना नाइब और मुमकिना जानशी नामजद किया था, जो कि पहली बार था कि उन्होंने किसी को बाज़ाब्ता तौर पर अपना नंबर 2 बनाया हो। 1960 में पैदा होने वाले हुसैन शेख अल-फतह के पुराने रुकन हैं और ये तंजीम यासिर अरफात ने कायम की थी और ये फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मरकज़ी धड़ा है। लेकिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी वसी पैमाने पर करप्शन और मगरबी किनारे में बढ़ती हुई इसराइली कार्रवाइयों के मुकाबले में गैर मौसर समझे जाने की वजह से फ़लस्तीनी अवाम में अपनी हिमायत खो चुकी है। और राय आमा के सर्वे दिखाते हैं कि इसराइली जेलों में 20 साल से ज़्यादा वक्त गुजारने के बावजूद 66 साला मरवान बरगौती फ़लस्तीनी अवाम में अब भी सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत हैं, लेकिन इसराइल ने उन्हें जेल में रखने का अज़म जाहिर किया है। लेकिन क्या
फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल हासिल करने में मददगार हो सकता है। इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में एतराफ़ किया कि 2 रियासती हल एक धागे से लटक रहा है। उन्होंने कहा था कि 2 रियासती हल की उम्मीद मध्यम पड़ रही है, लेकिन हम इस रोशनी को बुझने नहीं दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका वाहिद मुल्क है जो इसराइल को अपना मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन इस बात के कोई आसार नहीं हैं कि वो ऐसा करने का इरादा रखता है। गज़ा के बड़े हिस्से पर इसराइली कब्ज़ा और मगरबी किनारे के हिस्सों को जम करके अपनी खुद मुख्तारी बढ़ाने के मंसूबों पर बातचीत का मतलब यह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ 2 रियासती हल को और भी ज़्यादा दूर कर रहे हैं। इन मंसूबों को इसराइल की हुकूमत में शामिल दाएं बाजू के इंतहा पसंद वुज़रा सख्ती से आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि तकरीबन 160 ममालिक एक आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम की हिमायत कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर है, उसकी तफसील आप शामिल करेंगे के बाद। अमेरिका से हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा यासिर साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जो कल की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बज़ाहिर तुर्क सदर कह रहे हैं कि वो एक बड़ी अच्छी मुलाकात रही। इसके अलावा ट्रंप भी मुतमईन तो नज़र आ रहे थे। क्या वाकई किसी हल की तरफ जाने का मामला निकला कि अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक जब सदर ट्रंप से मिले कि गज़ा में इसराइली जारियत भी ख़त्म हो जाए, अमन की तरफ मामला बढ़े? ये इस किस्म की वहाँ पे बातें हुई हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बयान आया है वो हौसला अफजा है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया जो भी गुफ्तगू जो है उसमें हुई है उसको अप्रिशिएट किया है। मुस्लिम ममालिक ने मिल के कोई सलूशन देने की कोशिश की है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि मामला अभी कच्चा है, तो मैं कोई ऐसी बात कर दूंगा तो उससे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों असलात हो सकते हैं। तो लेकिन एक कोई मैं समझता हूँ एक सिलसिला जो है ना, बीज ज़रूर बोया गया है। लेट्स सी को उसमें उसका कोई सामने रिजल्ट जो है वो 2, 4, 5, 10 दिन में आ जाए, क्योंकि मेरी इत्तला जो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया उस चीज़ को उन्होंने। और दूसरा ये है मेरी जो इम्प्रेशन जो है कि जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, एक तो उनकी स्ट्रीट्स में जिस तरह लाखों मिलियंस की तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं, सेंटिमेंट जो है वो इजराइल के खिलाफ 65-70% जो है एवरेज सेंटिमेंट जा रहा है। बल्कि इटालियन गवर्नमेंट ने रेजिस्ट करने की कोशिश की है, वहाँ पे सारी दुनिया बाहर निकली है और अब वायलेंस वहाँ पे हुआ है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है। तो ये भी एक प्रेशर है जो क्रिएट हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर कि वो इजराइल को लगामे डालें और उसकी जो मुंहजोरी जो है वो बंद करें। इजराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल, यू नो। बहरहाल एक इस वक्त जो एक नेतन्याहू का जो एक रोल जो है वो हिस्ट्री में जो है एक बड़ी मैं समझता हूँ तारीख किस्म का रोल जो है उसका है और अभी भी जारी है और जो है उसको हिटलर से इक्वेट करेंगे लोग जो है इससे और ख्वाजा साहब, इस सारी सूरत हाल में ज़रा वो दावे अब बड़े बड़े कर रहे हैं या कम से कम पोस्चरिंग कर रहे हैं कि मैं वेस्ट बैंक में भी हम आगे बढ़ेंगे, और वो अपने मगरबी इत्तेहादियों पर भी तनकीद कर रहे हैं जो कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बरतानिया हो। ऐसे में जो भी मुलाकात हुई जिसकी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा तफसीलात में नहीं जा सकते, वो कम से कम इस जानिब कदम है कि जो अज़ाइम हैं जिनका इजहार कर रहे हैं नेतन्याहू, कम से कम उनको रोका जा सके, क्योंकि पब्लिकली तो सदर ट्रंप इसराइल के साथ खड़े नजर आते हैं। नहीं, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। वो पब्लिकली बीच में थोड़ी सी स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें जाहिर होता है कि वो भी चाहते हैं कि वो इसका कुछ सोल्यूशन निकले, लेकिन जो इस वक्त पब्लिक स्टैंड जो है अमेरिका का वो डेफिनेटली प्रो इजराइल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई रास्ता निकालते हैं तो अपने भाइयों बहनों बच्चों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए कोई जो है एक रिस्पाइट जो है कि कम से कम जो है ये तबाही रुक जाए और उनकी मिल के ये रिकन्स्ट्रक्शन कर सकें सब की सब जो है वहाँ पे, और अमन जो है उसके गारंटर भी मुस्लिम दुनिया बने।
बाकी तो वो जो है आप किसी की गारंटी पे आजकल एतबार नहीं कर सकते। जो है लोग बैकआउट कर जाते हैं। हमारे साथ लोगों के माहदे थे, हमारे पे मुश्किल वक्त आया, वो माहदे किसी काम ना हमारा अपना माजी इस बात की गवाही है। और खास मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर लंबा अरसा है आपका अपना सियासी करियर, जिसमें मुतअद्दिद हुकूमतें रहीं। 90s में नवाज शरीफ साहब की 2 दफ़ा हुकूमत रही, आप साथ रहे हैं। इस वक्त जो नज़र आते हैं ऑप्टिक्स, उसमें ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पाकिस्तान को बहुत अहमियत दी जा रही है, चाहे कतर में हो, फिर सऊदी अरब के साथ तो दिफाई मुआहदा, अब आप अमेरिका में भी मौजूद हैं। क्या अहमियत वाकई जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं उसी तरीके से प्रैक्टिकली मीटिंग्स में भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दी जा रही है? बिल्कुल, बहुत ऑप्टिक्स जो है ना, ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है, इसमें सब्सटेंस भी है। शाहजेब में हमारे आगे डेलीगेशन जो है ना, कल जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर हो रही थी, हमारे बिल्कुल आगे जो है ना मार्कोस रूबियो या जो भी उसका नाम है, और साथ उसके दूसरे भी इम्पोर्टेंट लोग थे, वो डेलीगेशन बिल्कुल आगे मैं बैठी हुई थी। वो हमें बड़ी गर्मजोशी से मिले हैं। और वैसे भी जनरली जो है जो डिग्निटरीज आए हुए हैं वो किसी भी मुल्क के हों, वो पाकिस्तान को बड़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। शहबाज शरीफ को जिस तरह लोग जो है एक तपाक के साथ, गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं, उससे बिल्कुल जाहिर होता है कि पाकिस्तान का एक अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक नया मकाम जो है अपने लिए सिक्योर किया है बैनुल-अक़वामी बरादरी में। इसमें अल्लाह ताला की रहमतें हैं, उसकी जो है मदद शामिल है। लेकिन जिस तरह हमारी अफवाज ने परफॉर्म किया है और जिस तरह डिप्लोमेटिकली अब रिसेंटली जो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ माहिदा हुआ है या कतर जो हम गए हैं, कि रोल हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में अदा किया है। और पाकिस्तान का एक मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में भी और इस वक्त भी एक अक़वाम आलम में जो है वो अपना मुकाम जो है पाकिस्तान बना रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख़ालिद साहब की गुफ्तगू आपने ब्रेक शामिल करते हैं और हम पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। बांग्लादेश और इंडिया का मैच जारी है। कल बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मैच खेलना है और इस वक्त मैच बहुत टाइट हो गया है। जो सैफ हैं उनके ओपनर वो इस वक्त भी इस क्रीज पर मौजूद हैं, उन्हें चांस भी मिला है। पाकिस्तान इस मैच को गौर से देख रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद साहब, याया हुसैनी साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, कोई चांस नज़र आ रहा है? चांस भी मिल रहे हैं बांग्लादेशी बैटर्स को? मैच तगड़ा हो गया है बहुत? अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है, विकेटें गिर गई हैं, सैफुद्दीन भी आउट हो गए, जाकिर अली रन आउट हो गए थे, लिटनदास खेले नहीं, तो अभी सैफ के ऊपर है और वो कहाँ तक लेके जाएंगे। बहुत रन है, अगर देखा जाए 24 बॉल पे अराउंड 50 कुछ रन चाहिए, काफी मुश्किल है यहाँ पे इस हदफ को हासिल करना। लेकिन बॉलिंग अच्छी की बांग्लादेश ने, एंड पे उन्होंने रोक के रखा है इनको और अच्छा है। लेकिन मैच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सैफ अगर बैटिंग कर रहे हैं और उन्हें लंबे छक्के वक्के मार दिए तो करीब और आ सकते हैं। एक और आउट हो गए, रिशाद आउट हो गए हैं। और इसमें राशिद भाई जो बैटिंग की आज फिर अभिषेक शर्मा ने, क्या ज़बरदस्त और 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, रन आउट हुए। उसके बाद आखिरी 5.5 ओवर में ये बांग्लादेश रोकने में कामयाब हो गया, वरना तो बहुत बड़ा टोटल करना जा रहा था एक दफ़ा फिर इंडिया। देखिए लास्ट 49 बॉल पे 54 रन बने हैं, तकरीबन 8.1 बॉल पे अच्छी बॉलिंग भी की और खराब बैटिंग की है इंडिया ने यहाँ पे। और अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये वर्सेस जिसके खिलाफ भी खेल रहे हैं वही रन कर रहे हैं पावर प्ले में। और शुभमन गिल ने भी अच्छी बैटिंग की, 77 रन की पहली विकेट की पार्टनरशिप हुई। लेकिन अभिषेक शर्मा का जो कैच छूटा उससे काफी फर्क पड़ गया, क्योंकि वही मोमेंटम को तेज लेके गए। 6 ओवर में 72 रन बना लिए थे पावर प्ले में, जो कि बहुत ज्यादा था। वही डिफरेंस अभी भी गेम में है कि पावर प्ले में ये 70-80 रन कर देते हैं और बाद में भले विकेट गिर जाए, नॉर्मल जाके भी 170-180 तक लेके चले जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी यही हुआ, उन्होंने पावर प्ले में 70+ रन किए और बाद में नॉर्मल क्रिकेट खेल के एंड पे ले जाके वो मैच खेले। अभिषेक शर्मा अभी तक इनके लिए मेरे ख्याल से सबके लिए खतरा बना हुआ है। अहमद आप बताइएगा, मैच जो आप देख ही रहे हैं, अब तो ज़ाहिर लग रहा है कि जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगा है, मगर अच्छी फाइट दी बांग्लादेश ने। जी बिल्कुल, अच्छी पैचेस के अंदर, जिस तरह राशिद भाई ने बताया कि एंड में बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन बड़ा जबरदस्त देखें प्लान है
कि इंडिया को आइडिया है बड़े जबरदस्त तरीके से कि दुबई यूएई के अंदर, स्पेशली दुबई और अबू धाबी, तो बीच के अंदर स्कोर करना सबसे मुश्किल होता है, सबसे डिफिकल्ट टाइम वो होता है। तो सबसे आसान जो टाइम होता है यहाँ पे वो होता है पहले 6 ओवर। तो कुछ टीमें जो होती हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचती, वो अपना प्लान सिंपल ही रखती हैं। वहां पे भी वो कहती हैं कि चलो यार 6 ओवरों में जो है ना हम 40-45 भी कर लें, नो लॉस, ये ठीक स्कोर है। लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि जो मर्जी कर लें आप, बीच के अंदर जब आप चांस लेने जाएंगे तो आपके बल्लेबाज आउट होंगे, तो फिर आपने रुकना वही 150 पे ही है, 155, बहुत भी आप चले गए 160। तो जो अच्छी टीमें होती हैं वो ये कहती हैं कि यार ओके, हम फायर यूज करेंगे पावर प्ले के अंदर, क्योंकि 2 फील्डर बाहर होते हैं, बॉल नया होता है, बल्ले पे अच्छा हो रहा होता है, हमारे पास प्लेयर मौजूद हैं, अगर हमारे 3 आउट भी हो गए, लेकिन हमने यही कोशिश करनी है कि पहले 6 ओवरों के अंदर हम 60, 65, 70 जितना कर सकते हैं कर लें, ताकि मिडिल के अंदर हमें ज्यादा रिस्क लेने ना पड़े। तो इस स्ट्रेटजी से जो है वो इस एशिया कप में आगे बढ़ रहे हैं, विच इज अमेजिंग, बिकॉज ये देखना पड़ेगा कि सिंगल ना 3 आउट होने के बाद भी जो बैट्समैन होते हैं ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए T20 में सिंगल लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। हाँ, कभी कभी हमारे बल्लेबाजों के लिए सिंगल लेना भी मुश्किल हो जाता है T20 के अंदर, लेकिन वो कहते हैं सिंगल लेना बहुत आसान है, और सिंगल हमारे लेते लेते अगर मैच को लंबा भी करना हुआ, हमारे ऊपर से आउट भी हो गए, तो हमारे ये बीच वाले 2-3 प्लेयर जो हैं इस केपेबल हैं ये मैच को 17वें ओवर तक ले जाएंगे, एंड देन जो है ना डेप्थ में जाके वो अटैक करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इस टीम के जो यंगस्टर्स हैं या इससे पहले भी खेल रहे थे, ये काम मुश्किल लगता था। होपफुली इंशाल्लाह ये सारे छोटे छोटे डायनामिक्स को पाकिस्तान भी समझे और इन चीजों पे आगे काम करें जो कि वाकई होने वाले हैं। अदरवाइज हम कैलिबर और लेवल तो देख ही रहे हैं चीजों का, लेकिन क्या मजा है कि अगर एक दफा फिर पाकिस्तान और भारत का फाइनल में मुकाबला, और इस दफा इंशाल्लाह पाकिस्तान को विक्ट्री हासिल। मैं फाइनल पर आने से पहले कल के मैच पर भी बात करूंगा, बट याया आप दायरे बहुत एक तो वैसे ही वहाँ गर्मी है, ऊपर से पाकिस्तान भारत के मैच में भी गर्मी है, ऑफ द फील्ड भी आप जो तमाशाई हैं उनसे जब आप बात करते हैं तो नज़र आता है कि तमाशाइयों के दरमियान इतना कोई नफरत नहीं है, बल्कि अच्छे ही तासुरात वो दे रहे होते हैं, बामुकाबला इसके कि जो ऑन फील्ड नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी टीम भी आज के मैच को गौर से देख रही है। शाहजेद साहब, पाकिस्तान की टीम की हिकमत अमली बहुत सिंपल है। जहां तक आपने इंडियन टीम की बात की, सूर्या कुमार यादव ने बयान ज़रूर दिया, हाथ नहीं मिलाया, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मैंने जितना इंडियन प्लेयर्स को प्रैक्टिस में देखा है, वो पाकिस्तानी फैंस के साथ तस्वीर भी बनवाते हैं। दे आर रियली वेरी गुड पीपल और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। खासतौर पर सूर्या कुमार यादव का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत अच्छा है। लेकिन जो उनके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं गौतम गंभीर, वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो ये भूल गए हैं कि वो क्रिकेट टीम के कोच हैं। इस वजह से आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तान टीम की हिकमत अमली की बात कर रही है, तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आगे कुआं है और पीछे खाई है। और लोग बात कर रहे थे कि रन रेट देखा जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा था सिंपल फॉर्मूला, पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच क्वार्टर फाइनल, बांग्लादेश से मैच सेमीफाइनल। आज सरप्राइजिंगली बांग्लादेश ने 3 चेंजेस की। उन्होंने अपने कप्तान लुट्टन दास को बाहर बिठा दिया, उन्होंने सबसे अपने मेन बॉलर तास्किन को बाहर बिठाया, शरफुल इस्लाम को उन्होंने बाहर बिठाया। चलो उन्होंने तो 45 रन दिए थे, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह है जो उनके ड्रेसिंग रूम में कोच फिल सिमंस हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि उनकी टीम बैक टू बैक मैच खेल रही है। लेकिन पाकिस्तान टीम इस चीज को जरूर देखेगी कि आज उन्होंने अपने 3 इंक्लूडिंग कैप्टन समेत मेन प्लेयर्स को बाहर बिठाया, लेकिन मुकाबला उन्होंने अच्छा किया। आज अगर आप इंडियन टीम की बात करते हैं कि इंडियन टीम ने क्यों स्ट्रगल किया है, कितनी अच्छी ओपनिंग शराकत की बात, तो सूर्या कुमार यादव को इस बात का थोड़ा सा कंसर्न है कि उनका टॉप ऑर्डर तो रन कर रहा है, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर जो है अब तक उसको बल्लेबाजी नहीं मिली है। इसलिए आज उन्होंने जो है तिलक वर्मा को भी नीचे किया, शिवम दुबे को उन्होंने टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए भेजा। ये इंडिया टीम के लिए एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। जहां तक पाकिस्तान टीम की बात है, पाकिस्तान टीम बहुत पम्प्ड अप है और पाकिस्तान टीम उसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। अभी तक मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि गो एंड किल वाली पॉलिसी के साथ आपने खेलना है। मैंने देखा कि साइम अयूब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आए थे, उन्होंने भी सिंपल यही फॉर्मूला बताया कि जी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मुझसे रन नहीं हो रहे, मैनेजमेंट ने मुझे कहा है कि ठीक है भाई, हर मैच हर प्लेयर नहीं जिताएगा। कल जब हुसैन तलत आए, हुसैन तलत ने भी यही बात की कि जब मैं बैटिंग कर रहा था, मैंने उनसे पूछा आप क्या सोच रहे थे, 80 for 5 हो गए थे। उन्होंने कहा सिंपल फॉर्मूला था, नवाज आया, मैंने उसको कहा कि तुम मार रहे हो या मैं मारूं, तो नवाज ने कहा पहले मैं मारता हूं।
तो ये जो टीम की अप्रोच है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज की बात है इस टीम की, कि ये टीम जब जीतती है तो टीम जीतती है, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं आता। और राजेश भाई, अब ये जो बांग्लादेश जिस तरह खेल रहा है, ज़ाहिर है उन्होंने श्रीलंका को हराया, उसके बाद आज भी अब तो लग रहा है कि भारत जीत जाएगा। 17 बॉल्स पर 53 रन चाहिए। बुमराह ने आज अच्छा परफॉर्म किया है फाइनली। आपको लग रहा है कि कल का मैच बड़ा टफ है पाकिस्तान के लिए? जी, जिस तरह ये ने कहा, सेमीफाइनल है पाकिस्तान का और यहाँ से जीतते हैं और बड़ा मैच है, फिर फाइनल है, वो भी भारत से ही लग रहा है और मुमकिन है कि हम कल का मैच जीतते हैं। और टीम बांग्लादेश की अच्छी टीम थी, लग रही है, क्योंकि बैटिंग भी इनकी करेक्ट बैटिंग टेक्निक के साथ ये लोग खेलते हैं। बॉलिंग में थोड़ा इशू है पेसर्स का, हालांकि इनके पास अच्छे पेसर्स थे, लेकिन आज के मैच के बाद लगता है कि पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। तस्कीन नहीं खेले आज, अशरफुल नहीं खेले, और एक और प्लेयर थे इनके, लितन दास, उनको साइड स्ट्रेन है जिसकी वजह से उनको आज नहीं खिलाया गया। वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, इससे पहले 4-5 मैच खेले थे, उन्होंने 350 किए हुए थे, वो साइड स्ट्रेन हो गया उनको, लेकिन फिर भी उनकी टीम बहुत बैलेंस लग रही है। पाकिस्तान की टीम लास्ट मैच जीतने के बाद मेरे ख्याल से काफी पूरी उम्मीद है कि कल का मैच अच्छे मार्जिन पे जीते हैं। अब तो नेट रन रेट का है नहीं, अगर बांग्लादेश आज जीत जाता तो नेट रन रेट का कुछ ना कुछ हिस्सा होता, लेकिन आज जिस तरह से इंडिया ने इसमें बॉलिंग में कमबैक किया है, स्पिनर्स ने स्पेशली आउटस्टैंडिंग, कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हैं फाइनल खेलने के लिए, और 2-0 हम हारे हुए इंडिया से, और बहुत अच्छा मौका मिला है पाकिस्तान को एशिया कप जीतने का, भारत को वहां पे हरा के टाइटल हासिल करें। अहमद, आपको लग रहा है कि जो इस वक्त बांग्लादेश की परफॉर्मेंस है उसके बाद कोई तब्दीलियां करनी चाहिए पाकिस्तान को? किस तरीके की अप्रोच बदलनी चाहिए? कल का मैच जो है बहुत अहम मैच है, जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा भारत के साथ अभी, क्योंकि अब लग रहा है कि बांग्लादेश हार जाएगा। नहीं शाजिब भाई, बहुत ज्यादा तब्दीलियां, चेंजिंग्स वहां होती हैं जहां पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हो। पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी लिमिटेड ऑप्शंस रहे हैं बड़े अरसे से पीछे, आप देखेंगे। यही तो वजह है कि प्लेयर्स को इतना लंबा रन मिलता है। कोई भी लाइक बड़ी जबरदस्त बात है, मैं भी आई एम ऑल फॉर इट, कि जब कोई नया प्लेयर आए परफॉर्मेंस करके उसको पूरा चांस देना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट होती है। हमारे यहाँ सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, वो इसीलिए क्योंकि टैलेंट की उस तरह भरपार नहीं लगी हुई। हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं जिसको हमने यूटिलाइज करना है और बनाना है। तो मेरे ख्याल से अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए शाजिब भाई। जो पाकिस्तान को फील होता है कि उनकी स्ट्रेंथ है, उस पे खेलना चाहिए और उसी पे फोकस करना चाहिए अपना सारा, कि हाँ उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इसी से उनको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जी, ऑन द गिवन डे यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट जो एक चेंजेस, माइनर चेंजेस, जो फोर्स चेंजेस होती हैं, जिस तरह कंडीशंस आपको कोई चीज करने के लिए फोर्स कर रही है, बिल्कुल आप वो तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस दिन जो पिच की हालत हो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ड्राई हो, वहां पे 3-4 स्पिनर डिमांड हो रहे हो, तो इस तरह के चेंजेस आप कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इस तरह के कोई ऑप्शंस नहीं है जो वो चेंज करेगा। आइडियल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्या होगा, वो ये होगा कि जिस तरह पाकिस्तान का नया बॉल, पहले 6 ओवरों के अंदर जो है 2 तगड़े फास्ट बॉलर होते, एक शाहीन होता और उनके साथ भी नया बॉल करने वाला कोई होता, बिकॉज यूएई के अंदर नया बॉल चलता है, स्विंग होता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। लेकिन पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन इस चीज को अलाउ नहीं करता है कि वो एक प्रॉपर बॉलर, फास्ट बॉलर खिलाएं, इसलिए पहले वो स्पिनर्स के साथ गए और अब वो फहीम अशरफ के साथ जा रहे हैं। बट आई थिंक फहीम अशरफ स्पिनर से बेहतर ऑप्शन है, चले ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे कि साइम अयूब के आपने बहुत एक्स्ट्रा चांसेस दे दिए हैं, अब इससे ज्यादा आप अपने नॉर्म्स खराब करेंगे। किसी एक लड़के को अगर आप हद से ज्यादा खिला देंगे, एक उस लड़के के साथ भी ज्यादती है, बिकॉज जितना मर्जी वो बता दें कि मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है, वी नो, वी प्लेड दैट क्रिकेट, हमें पता है कि हर 3 से 4 इनिंगों के बाद प्रेशर के आलम क्या होते हैं, और स्पेशली उस मुल्क में जहां क्रिकेट को पैशनेटली प्यार किया जाए। सो डेफिनेटली उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और इतने प्रेशर के अंदर परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स बेटर कि आपको जो चेंजेस है वो कर ली जाए, मोहम्मद हारिस को ऊपर ले आया जाए, उनकी जगह पे साइम की जगह पे, और मोहम्मद हसन नवाज को
अंदर ले आया जाए टीम के अंदर। इससे आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो भी स्ट्रांग होगा, बिकॉज भारत के अगेंस्ट आपने देखा कि हम मिडिल में स्ट्रगल किए। सो आई थिंक यही 2 चेंजेस बनते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान को कोई चेंजेस नहीं, और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें और अपनी एबिलिटीज पे खेलें। या जो आपने कहा कि प्लेयर्स कह रहे हैं कि फ्री हैंड दिया हुआ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की। कल के मैच को लेकर क्या अंदर की खबर है? क्या कोई तब्दीलियां या कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली पाकिस्तान करेगा? पाकिस्तान करीब से देख रहा है कि बांग्लादेश ज़ाहिर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब ये तय हो चुका है कि अगर हम फाइनल में पहुंचे तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और साइम अयूब के साथ टीम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और साइम अयूब को वो नहीं, उनको नंबर 3 पर ही रखा जाएगा। हारिस के ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम बात करते हैं जिन लोगों को आपने 10 साल दिए है, शाजिब खानजादा साहब, ये तो टीम 3 महीने से खेल रही है और 3 महीने में इस टीम ने 19 T20 मैच खेले हैं, 13 जीते हैं। और आप देखिए कि पिछले मैच में शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर तनकीद हो रही थी, उन्होंने कल आपको 3 विकेटें लेकर दी। पिछले मैच में बात हो रही थी कि हुसैन तलत की टीम में जगह नहीं बनती, वो प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। हम खुद तनकीद कर रहे थे मोहम्मद नवाज के ऊपर, आप देखिए उन्होंने किस तरह चिप इन किया। तो माइक हेसन को क्रेडिट देना पड़ेगा, कप्तान को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। कप्तान के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन माजी में ऐसा ही जीता है पाकिस्तान, चाहे 92 वर्ल्ड कप हो, चाहे 2009 हो, चाहे 2017 हो। टीम का कुछ नहीं पता था, कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन जब ये टीम चलती है ना तो फिर ये आसमान की बुलंदियों को छूती है। और इस टीम को भी मैं 2009 और 2017 के साथ मिला रहा हूं। और वो कप्तान यूनुस खान थे, सरफराज थे, और इस बार मैं देख रहा हूं कि उनकी सफ में जो है वो सलमान अली आगा खड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इस टीम पर बड़ा भरोसा है, क्योंकि मैं इस टीम की प्रैक्टिस देखता हूं। और खास तौर पर इंडिया के मैच में हम हारे दूसरे मैच में, लेकिन जो लड़कों की बॉडी लैंग्वेज थी, और इस वक्त मैं जो ड्रेसिंग रूम का माहौल देख रहा हूं, मेरी जितने लड़कों से बात हुई है उनका सिर्फ एक ही जवाब है। कल शाहीन शाह अफरीदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हम यहाँ यूएई में एशिया कप उठाने आए हैं, हारने नहीं आए हैं। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा पाकिस्तान टीम पुरजोश हो नहीं सकती। और पाकिस्तान टीम ने एक टूर्नामेंट खेला है, वो जीती है। सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने 3 महीने में 3 सीरीज में 2 जीती हैं। तो आई थिंक इस टीम को मौका दीजिए, ये टीम बहुत अच्छा मैसेज देगी। और राज भाई, आपकी क्या एडवाइस होगी? नहीं, बिल्कुल ज्यादा चेंजेस करनी नहीं चाहिए। अगर बांग्लादेश सुफियान मुकीम को एक ऑप्शनल रखना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हुई, रीड अगर नहीं हुआ इनको स्पिनर, तो बहुत काफी कारआमद हो सकता है। जिस तरह कुलदीप यादव ने आज गेम को काफी हद तक कंट्रोल में रखा, अपनी जब भी वो आए उन्होंने विकेट ली। तो एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए बॉलिंग में सुफियान मुकीम की सूरत में, जो कि बॉलिंग कर सके बीच में। और भाई मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी कि यू नो माइक हेसन बोल रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रही है कि वो बड़ा कंफर्टेबल है साइम अयूब से। इट डजंट रियली मैटर कि वो कितना कंफर्टेबल है साइम अयूब से, रिक्वायरमेंट किस चीज की है, दैट्स व्हाट मैटर्स। पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है, दैट्स व्हाट मैटर्स। और नीड ऑफ द आवर क्या है, उनकी करंट फॉर्म है क्या। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि इस टीम को जो है ना आप निकाल दें, नहीं, हम तो खुद कहते हैं कि इसको कम से कम 4 इवेंट मिलने चाहिए। अगर पुरानों को 9 मिले हैं तो इन्हें 4 मिले, लेकिन जो साथ साथ बेहतरी के लिए माइनर चेंजेस की जरूरत है जीतने के लिए, वो आपने करने हैं। विच इज कि आप हसन नवाज को बाहर नहीं बिठा सकते। हसन नवाज इज अ वेरी वेरी गुड टैलेंट। आपने ओपनर से 5वें नंबर पे वो आपको काम करके दे रहा था, जबरदस्त पीएसएल के अंदर पोटेंशियल यूज किया है, टॉल है। जिस तरह हम भारत के प्लेयर्स की बात करते हैं ना, अभिषेक की, टॉल है वो, उनकी रीच ज्यादा है, उनके पास पावर मौजूद है। तो ये रेयर ट्रेड्स हैं कुछ। हाँ जी, गलतियों की गुंजाइश है, कमियां कातियां हैं, लेकिन वो कोचिंग का काम ही यही है कि वो दूर करे। सो आप उसको अगर इतने बड़े टूर्नामेंट में बाहर बिठाएंगे इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद, विच इज नॉट करेक्ट। आई थिंक एक तरफ हसन नवाज है जो सबसे मुश्किल नंबर पे खेलते हैं, ही इज आउट, और दूसरी तरफ साइम अयूब है जिसके साथ मैनेजमेंट कंफर्टेबल है। और नवाज की आप बात करते हैं कि नवाज को क्रेडिट देना है, किस चीज का, बिल्कुल अच्छी बात है, क्रेडिट देना है। बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे वो? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारा खत्म हो गया है, बांग्लादेश ऑलमोस्ट मैच हार गया, आखिरी ओवर बाकी है। आज के प्रोग्राम में इतना, याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।